हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और 2015 में एक कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन तमिलनाडु एंड कोरिया इन एंटिक्विटी कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कोरिया मिस्टर युक्सो किम ने कहा था कि तमिल और कोरियन लैंग्वेजेस में 500 से भी ज्यादा वर्ड्स सिमिलर है और वैसे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं। बट नॉट जस्ट वर्ड्स, इनका खाना, रहना प्लस कपड़े भी मिलते जुलते हैं। अब यार, जब इन दोनों के बीच 5000 किलोमीटर का फासला है तो फिर आखिर इतनी सारी सिमिलरिटीज कैसे है? क्या इन सिमिलैरिटीज के पीछे का रीजन इंडियन प्रिंसेस यो वांग ओक है, जिन्होंने कोरिया के राजा गया से शादी की थी? और इंटरेस्टिंगली आज कोरियंस इनकी वर्शिप करते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि आज की तारीख में 60 लाख कोरियंस इसी रानी के वंशज है। बट क्या सिर्फ हिस्ट्री ही एक वजह है या फिर इनके बीच की चलते आ रही ट्रेड, जो बाय द वे आज भी कंटिन्यू हो रही है, वो भी इसके पीछे की एक मेन वजह है? वेल, आफ्टर ऑल क्या रीजन है कि तमिलियंस और कोरियंस इतने सिमिलर है? लेट्स फाइंड आउट। सो चलो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इन दोनों में सिमिलर क्या क्या चीजें हैं। सिमिलरिटी नंबर 1, लैंग्वेज। सुसुमु ओनो, जिन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस पे स्टडी किया है, उन्होंने अपने बुक द ओरिजिन ऑफ द जापानीज लैंग्वेज में लिखा था कि द्रविडियन लैंग्वेज स्पेशली तमिल की वोकैबुलरी कोरियन और जापानीज में पाई जाती है। और इस बात को मॉर्गन ई क्लिपिंगर ने अपने रिसर्च के दौरान कोरियन लैंग्वेज में पाए जाने वाले 408 कॉग्नेट्स और 60 फोनोलॉजिकल करस्पॉन्डेंस को डिस्कवर करके प्रूफ भी किया था। सिमिलरिटी नंबर 2, ट्रेडिशन। कोरिया में होसुक नाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल और तमिल का पोंगल फेस्टिवल दोनों ही हार्वेस्टिंग के समय मनाए जाते हैं। कोरियंस का जैसा ट्रेडिशन जिसमें वो अपने एंसेस्टर्स यानी कि अपने पूर्वजों की पूजा करते हुए उन्हें उनके फेवरेट फूड बनाकर चढ़ाते हैं, वैसा ही एक ट्रेडिशन तमिलियंस में मुनूर वाजीपदु के नाम से मनाते हैं। तमिलनाडु एंशिएंट टाइम से पर्ल फिशिंग के लिए मशहूर था और आज भी है, और ऐसा कहा जाता है कि ये टेक्निक कोरियंस को तमिलियंस ने ही सिखाई थी, जिसके चलते आज भी कोरिया का जेजू आइलैंड पर्ल फिशिंग के लिए फेमस है। सिमिलैरिटी नंबर 3, फूड। कोरिया और तमिल दोनों ही पेनिनसुलर रीजन है, इसीलिए दोनों का क्विजीन राइस और फिश बेस्ड है और इसके एग्जांपल है ये सारे फूड्स। सिमिलैरिटी नंबर 4, तमिलनाडु में 5 स्टोन या बॉल्स के गेम्स हैं, जिसे मजोरतम या पनंगल खेला जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड कोरिया में इसी खेल को गोंगी कहा जाता है। सिमिलैरिटी नंबर 5, ड्रेस। अब तमिलनाडु में ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोग उस रीजन में ज्यादा व्हाइट कपड़े पहनते हैं एंड सेम कोरियंस भी एक ठंडे रीजन में रहने के बावजूद भी ट्रेडिशनली व्हाइट कपड़े ही पहनते हैं। सिमिलरिटी नंबर 6, एंशिएंट स्ट्रक्चर्स। अगर आप कोरियन और तमिलियंस के हाउसेस के स्ट्रक्चर को देखोगे तो दोनों के रूफ्स आपको राइस स्ट्रॉस के बने हुए मिलेंगे। और बस घर नहीं तो कोरिया का एक बुद्धा टेम्पल बिल्कुल तमिल के अय्यनार टेम्पल जैसा दिखता है, आप खुद ही देख सकते हो। सिमिलरिटी नंबर 7, डांस। कोरियन ड्रम डांस और तमिलनाडु के थप्पतम डांस में 12 सिमिलरिटीज देखी गई है, जैसे उनके मूवमेंट्स और दोनों में 8 लोग और 2 ड्रमर्स का ग्रुप होता है। सेकंड पॉइंट, कुम्मी डांस। तमिलनाडु का एक पॉपुलर डांस है जिसे औरतें हार्वेस्टिंग के फेस्टिवल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक रिदमिक म्यूजिक पे गोल गोल घूमकर करती है। एंड कोरिया के हार्वेस्टिंग फेस्टिवल में भी ऐसा ही एक डांस किया जाता है जिसे गंगंग सुलई डांस कहते हैं। सिमिलरिटी नंबर 8, सॉन्ग। अब जरा आप इस म्यूजिक को सुनो, दोनों ही म्यूजिक आपको एक जैसे ही सुनाई दे रहे रहेंगे, है ना? सो वेल, अब इतने सारे सिमिलरिटीज के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, हिस्ट्री, नंबर 2, ट्रेडिंग रिलेशंस एंड नंबर 3, पीपल हु स्प्रेड बुद्धिज्म अमंग्स देम। लेकिन फ्लोनर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनामो के बारे में। बायनामो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इसमें बस आपको कोई भी एक एसेट चुनना है और ये फोकस करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखो, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैं यहाँ पर एक 700 रुपए का ट्रेड अप करती हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब हल्का सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोकस करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर में विड्रॉ कर सकते हो। बायनामो का मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी कि आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनामो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में पूरे 65,000 रुपीज पाइए, जिससे आप अलग अलग ट्रेडिंग के, लर्निंग के स्किल्स और स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितने आप एक्सपीरियंस होंगे उतने ही आपके ट्रेडिंग के और अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगे। लेकिन हाँ फ्लोनर्स, ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। तो रुके क्या हो, गो एंड डाउनलोड बायनामो एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज़ आई एम अ बायनॉमिस्ट। आर यू? अब फ्लोनर्स, गेटिंग बैक टू द टॉपिक।
सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद देयर हिस्ट्री। कोरिया की हिस्ट्री बुद्धिस्ट मंक इलियॉन ने अपने बुक समगुक युसा में बताई है, जिसे 13 से 14 सेंचुरी एडी में लिखा गया था। बट यार इनके हिस्ट्री को इतने रिसेंटली क्यों लिखा गया था? वेल इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना और जापान का उन पे राज करना। अब देखो, कोरिया की हिस्ट्री इसके पहले चाइना और जापान ने अपने अपने रूलिंग पीरियड में लिखी थी, बट उन्होंने सेपरेटिस्ट फीलिंग को बढ़ाने और रिवोल्ट ना हो जाने के खतरे की वजह से हिस्ट्री को कोरियन से छुपा कर रखा था। और इसीलिए उनसे इंडिपेंडेंस के बाद जब मंक यॉन ने चाइनीज और जापानीज भाषा से कोरिया की हिस्ट्री को कोरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, तब जाकर कोरिया का असली इतिहास सबके सामने आया था। बट आखिर क्या लिखा था उस बुक में? वेल उसमें जिक्र हुआ था राजकन्या यू वैंग ओक का, जो आयुध किंगडम से बोट के जरिए कोरिया आई थी, जो बाय द वे उस समय 4 अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था, जिसमें से एक था गया। लेकिन एक मिनट, इंडियन प्रिंसेस कोरिया क्यों गई थी? वेल शादी करने के लिए। मंक यॉन की किताब के मुताबिक प्रिंसेस के माता पिता के सपने में भगवान ने आकर उस प्रिंसेस की शादी कोरिया के किंग सूरो से करवाने को कहा था। एंड क्वाइट सरप्राइजिंगली जो ताज्जुब की बात है वो ये है कि भगवान ने किंग सूरो के सपने में भी आकर उन्हें ये कहा था कि जो भी लड़की लाल रंग के कपड़े पहने हो आपको उसी से शादी करनी है। एंड लो डन। जब किंग ने प्रिंसेस को लाल रंग की पोशाक और लाल रंग के फ्लैग के साथ नाव में आते हुए देखा, तब उन्होंने साल 48 सीई में उनसे शादी कर ली। और बस इसी तरह एक तमिल प्रिंसेस कोरिया के गया राज्य की पहली रानी बन गई। बट यार ये तो सिर्फ एक कहानी है ना, क्या कोई रियल लाइफ प्रूफ्स भी है जो इस कहानी को सच साबित करते हैं? वेल यस, प्रूफ्स है। जैसे कि प्रूफ नंबर 1, आई किंगडम ऑफ पांड्यास। 2000 साल पहले प्रिंसेस ह्यो वैंग ओक की शादी के समय साउथ इंडिया में आई नाम का एक किंगडम था जो पांड्या राज्य का हिस्सा था, और आज की तारीख में कन्याकुमारी पोर्ट उस समय इसी जागीर का हिस्सा था, जिसे अयाथुरई या अयुध भी कहा जाता है। प्रूफ नंबर 2, जेनेटिक स्टडीज। हाल ही में रिसर्चर योंग सन सियो और किम जोंग इल के क्वीन हियो के कब्र से मिले हुए अवशेषों के जेनेटिक टेस्ट में पता चला है कि उसमें कोरियन और इंडियन दोनों ही जीन्स शामिल थे। प्रूफ नंबर 3, नंदुकाल ट्रेडिशन। क्वीन हियो का मेमोरियल पत्थरों से बना है और कोरियंस इसकी पूजा करते हैं। एंड फ्लनर्स तमिलियंस में भी इसी तरीके का पत्थरों की पूजा करने का नंदुकाल नामक ट्रेडिशन है। प्रूफ नंबर 4, ट्विन फिश सिंबल। समगुक युसा में बताया गया है कि जब क्वीन यो कोरिया आई थी तो वो अपने साथ ट्विन फिश और त्रिशूल लाई थी, जो सरप्राइजिंगली कोरियन एंशिएंट कॉइन्स पर छापा गया था। बट सेम यही सिंबल पांड्या किंगडम के फ्लैग पर भी था, जो उनका रॉयल एम्बलम भी था। प्रूफ नंबर 4, बोट से ट्रैवल। समगुक युसा में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये साफ लिखा है कि क्वीन बोट से आई थी। और अगर हम इंडिया के इतिहास को देखें तो ये पता चलता है कि पांड्या राज मैरीटाइम यानी कि समुद्री व्यापार का हिस्सा था। और इसी बात का प्रूफ है तमिलनाडु में पाए गए रोमन कॉइन्स। सो नॉट जस्ट हिस्ट्री, ये दोनों भी रीजन ट्रेड पार्टनर्स भी थे। यानी बेसिकली ये हमें ले आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, ट्रेड पार्टनर। नॉर्थ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज जैसे कि चाइना, कोरिया और जापान से लोग पांड्या किंगडम से एंशिएंट पोर्ट कोरकाई में ट्रेड करने आते थे, और इसी रास्ते से तमिलियंस भी उन देशों में ट्रेड और बुद्धिज्म को प्रमोट करने जाते थे। और इसका प्रूफ नंबर 1 है थाईलैंड कनेक्शन। यानी कि थाईलैंड में पाया गया सबसे पुराना तमिल इंस्क्रिप्शन 2 से 3 सेंचुरी का है। प्रूफ नंबर 2, चाइना कनेक्शन। चाइना का हान डायनेस्टी जो 200 BC से 200 AD के दौरान था, उस दौर के कब्रों में कांच के बीड्स पाए गए थे, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि इसे चाइना के एम्परर वू ने अपने लिए मंगाए थे। अब फ्रनर्स तमिलनाडु के पसमेरु में 2000 साल पुरानी ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री हिस्टोरियंस ने ढूंढ निकाली है। अब जैसे कि हमें पता है कोरिया पर कई साल तक चाइना ने राज किया था, और साथ ही चाइना कोरिया का सबसे बड़ा नेबर भी है। तो अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमें एक तो तमिल और नॉर्थ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के बीच चल रहे ट्रेड रिलेशंस का पता चलता है, और दूसरा हमें कोरिया को कनेक्ट करने वाला मैरीटाइम ट्रेड रूट भी मिलता है। और माइंड यू, ये ट्रेड कनेक्शन अभी भी जारी है। तभी तो कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि ह्यूंडई, सैमसंग से लेकर छोटी कंपनीज ने चेन्नई के आसपास अपने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को सेटअप कर लिया है। अब इतने लंबे टाइम से चलते आ रहे इस कनेक्शन से ऑब्वियसली ये कहना मुश्किल नहीं है कि काफी लोग मूव हुए होंगे आपस में, और ये दो कल्चर्स आपस में कितना ज्यादा मिक्स हुए होंगे। अब फाइनली बारी आती है हमारे थर्ड पॉइंट की, तमिल और कोरिया का एक बुद्धिज्म कनेक्शन की। तमिल लिटरेचर्स जैसे कि सिलापतिकरम,
मनी मेकलई कुंदलेकसई में कहा गया है कि 1 से 5 सेंचुरी में तमिलनाडु में बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर था। इन बुक्स में तमिल व्यापारियों की जिंदगी और उनके दूसरे देशों में जाकर ट्रेड करना और उनका बुद्धिज्म को वहाँ पर फैलाना, इन सब का भी जिक्र उसमें किया गया है, जिसे इंडिया में सबसे पहले किंग अशोका ने साउथ से फैलाया था, यानी श्रीलंका से, और फिर धीरे धीरे बुद्धिज्म साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में भी फैल गया था। बट अगर हम सिर्फ कोरिया की तरफ से बात करें तो प्रूफ नंबर 1, सांगोक यूसा में बुद्धिज्म को फैलाने वालों को इंडियन मर्चेंट्स बताया गया है। प्रूफ नंबर 2, वांग सुनी ने अपने किताब ट्रेड एंड रिलीजियस कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड कोरिया इन एंशिएंट टाइम्स में ये बात लिखी है कि जो इंडियन मंक्स थे वो डार्क कम्प्लेक्शन और फॉरेनर्स थे, एंड डार्क कम्प्लेक्शन यानी कि उनके इंडियन होने के चांसेस। सो अब इन सारी बातों से ये पता चलता है कि कोरिया में बुद्धिज्म साउथ से गया था और उस वक्त तमिलनाडु में बुद्धिज्म पॉपुलर था, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो साउथ इंडिया से ही वहाँ गया हो। लेकिन फ्लर्नर्स कोरिया और तमिलनाडु के बीच के हिस्टोरिकल कनेक्शन की ये सिर्फ कुछ ही सिमिलरिटीज थी, क्योंकि अब भी इस पर रिसर्च जारी है और शायद इन रिसर्चेस से हमें आज तक के सबूतों से भी बढ़कर कुछ ठोस सबूत मिले जो इन दोनों के कल्चर और सिमिलरिटीज के कनेक्शन को दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। बट ऐसा होने से पहले अब बारी है एक ट्विस्ट की। तो दरअसल फ्लर्नर्स 2001 में साउथ कोरिया ने अयोध्या को किंगडम ऑफ अयोध्या बताया था, जिसके चलते आज अयोध्या में क्वीन योवांग ओक का स्मारक भी बनाया जा चुका है और इस स्मारक के दर्शन करने खुद साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक साल 2018 में अयोध्या आई थी। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात तो ये है कि जिस समय क्वीन योवांग ओक कोरिया गई थी और 13 से 14 सेंचुरी में सांगोक यूसा लिखा गया था, तब अयोध्या का नाम सकेता था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर किस आधार पर अयोध्या क्वीन यो का घर बन गया? क्या क्वीन यो वाकई में अयोध्या की थी? क्या वो वाकई में इंडियन थी? एंड एक मिनट, क्या इस थ्योरी को पॉपुलराइज करने के पीछे ब्रिटिशर्स का हाथ तो नहीं? क्योंकि अगर इंडिया का इतिहास को उठाकर देखा जाए तो इस इतिहास को लिखने की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने ही की थी और इन्होंने ही इंडिया के इस हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम, आर्यन, द्रविडियंस के हिस्सों में बांट दिया था। तो क्या ऐसा भी करने के पीछे, क्वीन यो को इंडियन और अयोध्यन बताने के पीछे, ब्रिटिशर्स का इंडिया को, हमारे देशवासियों को और ज्यादा डिवाइड करना था? वेल, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपकी जो भी आंसर्स है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, अगर आपको ये कनेक्शन के बारे में पहले कभी पता ही नहीं था, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खुद को ये नहीं पता था कि कहीं पे एक पॉइंट पे तमिलियंस और कोरियंस भी सिमिलर है। अगर आपको भी नहीं पता था, आपको कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो और इसके अलावा इसे एक लाइक कर दो। ऐसे ही और एडुटेनिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फ्लॉन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लॉन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।